हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा खनी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है डिमांड्स एंड रिकवरीज। उम्मीद करता हूँ अब तक के सभी लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए, दिल खोल के देख लिए। वैसे आप लोगों का प्यार तो कमेंट्स और इंस्टाग्राम के ऊपर आता ही रहता है। फ़िलहाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है डिमांड्स एंड रिकवरी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज चैप्टर जिसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और यहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं जब वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो अर्लियर हमने प्लान किया था कि जब हम जो सीरीज़ बना रहे हैं जीएसटी वाला, इसमें हम भी ये सब जो लास्ट के चैप्टर्स है इतना कवरेज पे ध्यान नहीं देंगे। बट सीइंग द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ ICAI वी हैव डिसाइडेड कि भले ही ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वी शुड डू जस्टिस विद द सब्जेक्ट एंड देयरफॉर वी आर ऑल्सो डूइंग दीज चैप्टर्स विच आर towards the end of your syllabus. Okay, without wasting any time, let's get started. Chapter number 19. Now, अब मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना कि सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल्सो फ्रॉम रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? अगर आप GST में प्रैक्टिस करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप किसी CA फर्म में जॉब करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में एज अ टैक्स ऑफिसर काम करने का प्लान कर रहे हैं, अंडर ऑल द थ्री सर्कमस्टेंसेज आपके ऊपर किस किस केस में डिपार्टमेंट वाले, स्पेशली GST डिपार्टमेंट वाले डिमांड्स इशू कर सकते हैं, रिकवरी इनिशिएट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कई बार हम लोग जब कंपनीज़ में होते हैं, फर्म में होते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो हमको डे वन से पता होता है गलती है, लेकिन कई बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते। तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस, उनका क्या परिणाम, उनकी पेनल्टीज़ क्या होंगी और किस तरह से डिपार्टमेंट वसूली करेगा, वो सारी बातें हम लोग सीखने वाले इस चैप्टर में जिसका नाम है डिमांड्स एंड रिकवरीज। सो आई होप इतनी बातें काफ़ी है आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया। मोटा मोटी GST में जो प्रोविजंस है इस चैप्टर के अंदर, वो दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक, टैक्स शॉर्ट पेड या और एरनेसली रिफंडेड और ITC रॉन्गली अवेल्ड। भाई किसी वजह से आपने टैक्स कम पेमेंट किया है, गलती से रिफ़ंड ले लिया है, या ITC को गलत अवेल कर लिया है, या फिर आपने नॉन पेमेंट किया है किसका, सेल्फ असेस टैक्स का, और अमाउंट कलेक्टेड एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स। अब ये यहाँ वाली जो बातें हैं ना कि टैक्स आपने कम पे किया या डिपार्टमेंट ने गलती से आपको रिफ़ंड दे दिया और आप खा के हजम करके बैठ गए, या ITC रॉन्ग अवेल हुआ, इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह कि आपने जेन्युइनली बाय मिस्टेक कर दिया, आपको अंदाज़ा नहीं था, आपको पता नहीं था, आप तो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे थे, बट गलती से वो गलती हो गई और टैक्स कम पे किया गया, उसके प्रोविजंस अलग है। दूसरा, जहाँ पे आपने डिपार्टमेंट को डिफ्रॉड करने के लिए, डिपार्टमेंट को उल्लू बनाने के लिए, डिपार्टमेंट को लल्लू बनाने के लिए कुछ काम किया, वो आ जाएगा आपके नेक्स्ट पार्ट में, जो इसी पार्ट में आने वाला है। ये वाला जो पार्ट है ये टुवर्ड्स द एंड आने वाला है। यहाँ पे हम सिर्फ इतनी बातें करने वाले हैं कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को लेते हैं या देते हैं, तो सपोज़ करो मैं सप्लायर, उसमें क्या करूँगा, मैं बिल के ऊपर GST चार्ज करूँगा। जो मैंने बिल पे GST चार्ज किया वो चार्ज तो कर लिया, कस्टमर से वसूली भी कर लिया, सरकार को नहीं दिया तो सरकार कैसे वसूल करेगी, वो है इस पार्ट में। एनीवे, ये तो सब इंट्रोडक्शन था, वो वन बाय वन बातें करेंगे। एज़ यूजुअल डेफिनेशंस हम लोग जब ज़रूरत पड़ती है तब पढ़ लेते हैं और चलते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड या फिर शॉर्ट पेड या erroneously रिफंडेड, ITC रॉन्गली अवेल्ड, यूटिलाइज्ड, 73 एंड 74, ये दोनों ही सेक्शन इस बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा था, दो तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये टैक्स शॉर्ट पेड या रिफंड वगैरह एक्स्ट्रा पे कर दिया जाता है। पहला है बोनाफाइड मिस्टेक, विच इज़ गलती से गलती हो गई, और ये वाली डेलिबरेट मिस्टेक, गलती जानबूझ के करी, यानी कि इंटेंशन क्या था, फ्रॉड करने का। तो सीधी सी बात है, जब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इंटेंशंस अलग अलग हैं, और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है या कर चुका है, तो उसने वहाँ पे एडवोकेसी करते करते भी सीखा होगा, लॉ करते करते भी सीखा होगा कि हमारे पूरे के पूरे जो कानून का सिस्टम है, हमारे देश का सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग इंटेंशन के बेसिस पे सज़ा देते हैं।
तो बट ऑब्वियस दोनों इंटेंशन अलग अलग है, पहले में गलती है, दूसरे में कांड है, तो कांड की सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए और गलती से की गई सज़ा की सज़ा कम होनी चाहिए। तो बस ये दो बातें सेपरेट प्रोविजंस हैं आपके एक्ट में जो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट है लिमिटेशन पीरियड। नाउ व्हाट इज़ दिस लिमिटेशन पीरियड? आपने काफ़ी दफ़ा कुछ सीख के रखा है कि इतने साल तक ही हम लिमिटेड है, इतने साल तक ही ऑर्डर इशू कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स में भी सीखते हैं कि डिपार्टमेंट ये वाला नोटिस, इस सेक्शन का नोटिस इतने समय तक भेज सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि देयर शुड बी लिमिटेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मिस्टेक आज हुई हो या एक फ्रॉड आज हुआ हो, डिपार्टमेंट 25 साल बाद आके उठ के बोलता है तुमने उस टाइम पे वो मिस्टेक किया, उसका सज़ा दो और साथ में 25 साल का पेनल्टी भी दो। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता ना ऐसा। इसके लिए यहाँ पे भी लिमिटेशन है जो बट ऑब्वियस आगे आपको डिटेल में आने वाला है। और सीधी सी बात है कि ये जो लिमिटेशन है इसका बेसिक कॉमन सेंस क्या होगा? लेसर टाइम लिमिट मिलेगा टू रेज द डिमांड इन नॉर्मल केसेस। जो सादे सिंपल केस है, गलती वाले केसेस है, जेन्युइन वाले, उसमें कम टाइम लिमिट में डिपार्टमेंट को डिमांड रेज करनी पड़ेगी। लेकिन जो फ्रॉड वाले केस है वहाँ तो डिपार्टमेंट को ज़्यादा टाइम चाहिए ना भाई, फ्रॉड का पता करने के लिए टाइम तो चाहिए, तो उनको वहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। आई होप ये कॉमन सेंस समझ में आ रहा है यहाँ तक। मैं कोई लॉ की लैंग्वेज में फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही कॉमन सेंस में बात कर रहा हूँ, जैसे अपने क्लाइंट से बात करता हूँ। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्या है? शो कॉज नोटिस। अभी तक अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो हमने ये शो कॉज नोटिस वर्ड काफ़ी बार सुन लिया है। और अब सॉरी, और नाउ आई डोंट थिंक कि ये शो कॉज नोटिस का मतलब बताने की आवश्यकता है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि जब शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। लेकिन एक बात और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉपर ऑफिसर मे बिफोर सर्विंग शो कॉज नोटिस कम्युनिकेट टू सेड पर्सन द डिटेल्स ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी असर्टेन्ड बाय हिम। देखो मे है, पहले यहाँ पे ना शेल हुआ करता था। जिन बच्चों ने पुराने नोट से पढ़ रखा है और वो वापस से रिवाइज कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स के, तो उनको बता दूँ यहाँ पे मे की जगह शेल था पहले। यानी कि पहले ये रिक्वायरमेंट थी अगर डिपार्टमेंट को आपसे पैसे मांगने हैं और आपको शो कॉज नोटिस इशू करना है तो उनको उसके पहले आपको नोटिस देना ही पड़ेगा, सादा नोटिस, कि बॉस तेरा इतना टैक्स बनता है तू दे दे, हम तेरे को शो कॉज दे सकते हैं। नहीं तो पहले था, अब क्या है, मे कर दिया। अब मे क्यों कर दिया? क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था भाई। पहले तो बोल दिया उनको तुम नोटिस इशू करो, अब जब नोटिस इशू करेंगे तो कम से कम टाइम देना पड़ेगा उसमें, 7 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट देगा, जमा नहीं जमा फिर हम SCN करेंगे। तो यहाँ पे बोल दिया मे कि ऑफिसर चाहे तो केस टू केस डिपेंड कर सकता है कि उसकी इच्छा है, उसको लगता है कि रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा तो वो नोटिस दे देगा सादा वाला। अब ये सादा नोटिस पता है क्या होता है? नॉर्मली जो आपको अपने कंप्लायंस सेक्शन में नोटिस आता है ना, वो सादा नोटिस होता है। आपको SCN भी वहीं पे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ में क्या होता है, जैसे ही आपको दे इशू नोटिस ना, दे ऑल्सो, आज की डेट में दे ऑल्सो कॉल। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे हैं जो हमको कहते हैं कि सर ऑफिसर से, डिपार्टमेंट से कॉल आया था कि हमने रिटर्न नहीं भरा है, तो उन्होंने कहा है कि आप रिटर्न भर दो वरना हम आपको शो कॉज नोटिस दे देंगे। तो वो जो फ़ोन पे भी उन्होंने बोला वो क्या है, नोटिस है। क्या वो शो कॉज नोटिस है? नहीं, वो क्या है, सादा नोटिस है। ओके, नेक्स्ट है, जैसे ही शो कॉज नोटिस देंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना ही पड़ेगा खुद को डिफेंड करने का। आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई, अब वो अथॉरिटी जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके वो क्या करेगा, स्पीकिंग ऑर्डर करेगा। उसमें क्या होगा, या तो टैक्स डिमांड को कंफर्म करेगा या फिर उसको ड्रॉप कर देगा कि नहीं भाई जान दे, ये बंदा बेचारा सच बोल रहा है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देने के बाद की बात है। फाइन, यहाँ तक होता टाइम पास। अब चलते हैं एक्चुअल प्रोविजन पे, जिस वजह से इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 यहाँ पे अब आ जाएंगे। अब देखो, हमेशा आपके पूरे GST एक्ट में 2 सेक्शन आपको याद रखना है। ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक है सेक्शन 73 और एक है सेक्शन 74। कमिंग टू सेक्शन 73 हमेशा याद रखना। देखो मैंने यहाँ पे रेड पेन से क्या लिखा हुआ है, गलती से हो गया भाई, गलती से हो गया, ठीक है। तो 73 इस गलती,
74 4 म्हणजे फ्रॉड, 74 4 म्हणजे फ्रॉड, तो 3 मतलब गलती, 4 मतलब फ्रॉड। ओके, सो यहाँ पे देखो अगर गलती हुई है तो क्या करेगा, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस ऑन द पर्सन चार्जेबल सच टैक्स रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन दी नोटिस। भाई सिंपल सी बात है, शो कॉज नोटिस दे देगा। अगेन जैसे कि मैंने कहा, उसकी इच्छा है, वो चाहे तो SCN के पहले ये डिटेल्स कम्युनिकेट कर सकता है कि भाई मैं तेरे को SCN देने वाला हूँ, तेरा टैक्स इंटरेस्ट इतना इतना बनता है। अच्छा, अब ऐसे केसेस में इंटरेस्ट क्या बनने वाला है, 18% पर एनम। और याद रहे ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर में सीख रखा है, यहाँ पे जो GST में इंटरेस्ट होता है वो पर डे बेसिस होता है, ठीक है, हमेशा 18% पर एनम के हिसाब से। नाउ आती है यहाँ पे टाइम लिमिट। टाइम लिमिट समझने का तरीका बड़ा उम्दा है, ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा। लॉ की लैंग्वेज को पढ़ना, उससे ज़्यादा उसको समझना, और समझने के बाद उसको क्रैक करके 4 लोगों के सामने बताना, देख लॉ की भाषा मेरे को समझ गया, इसका एक अपना मज़ा है, ठीक है। हम तो जब पढ़ते थे हम तो ऐसे ही पढ़ते थे, तुमको जिसको जो कमेंट करना है कर दियो, ठीक है। हम तो ऐसे ही पढ़ते थे कि लॉ ऐसा पढ़ो और पढ़ने के बाद ऐसा समझो कि जब दूसरे को समझाए तो वो सोचे वाह क्या लॉ समझा है। तो यहाँ देखो ध्यान से, बात कर रहे हैं टाइम लिमिट की। जो डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू करने वाला है वो कितने समय तक इशू कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला डिपार्टमेंट लॉ मेकर्स ने, नोटिस शुड बी इशूड एट लीस्ट 3 months प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर पासिंग द ऑर्डर। क्या 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 बोला, क्या बोला, ऑर्डर, ऑर्डर नोटिस की बात किया गया यहाँ पे अभी नहीं, बोला जो ऑर्डर इशू करेगा ना लॉ का, वो डिपार्टमेंट का ऑफिसर, वो ऑर्डर इशू करने का जो टाइम है वो उसके एंड के 3 महीने पहले तक का ही टाइम है शो कॉज नोटिस इशू करने का। अब इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इधर देखो, अपन इसको बनाते हैं टाइमलाइन के हिसाब से, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाने का अपने बगा। देखो ये कोई तो डेट होगी, ठीक है, कोई भी डेट होगी, ये कौन है, ये डेट ऑफ ऑर्डर है। जब फाइनली ऑर्डर इशू हो जाएगा ना कि इतना डिमांड है, इतना टैक्स तेरे को भरने का, इतना पेनल्टी तेरे को भरने का, इतना तेरे को इंटरेस्ट भरने का, तो ये डेट ऑफ ऑर्डर है। अच्छा, rather than date of order I should write ड्यू डेट ऑफ ऑर्डर, कि भाई ऑर्डर कब तक इशू कर सकते हैं, है ना। इस डेट से यहाँ पे 3 महीने पहले, यानी कि यहाँ तक आपको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये दिन ख़त्म हो गया और अगर ये पीरियड स्टार्ट हो गया, अगर ये पीरियड स्टार्ट हो गया तो शो कॉज नोटिस इशू कर सकते नहीं है। यहाँ तक समझ में आया क्या? डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना, मैं बस लॉ को जैसे लिखा है वैसे इंटरप्रेट करने का समझा रहा हूँ। एट लास्ट बताऊँगा समरी 2 मिनट के अंदर कि क्या है इसका पूरा मतलब, ठीक है। जैसे ही मैं ये चीज़ पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये ड्यू डेट क्या है ऑर्डर का, तो वो देखो वो नीचे लिखा है, ऑर्डर का ड्यू डेट है विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एरनेस रिफंड, ठीक है। क्या होगा केस के अंदर, या तो आपको गलती से एक्स्ट्रा रिफंड दे दिया होगा तो उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर इशू होना चाहिए, ऑर्डर। या फिर अगर रिफंड वाला केस नहीं है, आपका टैक्स शॉर्ट पेड है, वो सब सारा केस है, तो क्या बोल दिया कि जो आपके उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट था वहाँ से 3 साल तक, 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। कौन से केसेस की बात हो रही है? 73 की बात हो रही है, भूलना नहीं, भटकना नहीं। 73 म्हणजे गलती, गलती से किया हुआ गलती, ठीक है। तो टाइम लिमिट क्या है उसका? 3 साल के अंदर ऑर्डर देना पड़ेगा। और देखो ऊपर क्या लिखा था कि जो ऑर्डर देने का आखिरी तारीख है उसके 3 महीने पहले तक तो नोटिस देना पड़ेगा। इसका मतलब कहना इससे कि जो एनुअल रिटर्न है वहाँ से 2 साल और 9 महीने के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। समझो कि नहीं? ये देखो, सपोज ये जो है ये डेट है, दिस इज ड्यू डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग। क्या बोला डिपार्टमेंट ने?
कि यहाँ से लेके ये पूरा पीरियड ये कितना हो सकता है मैक्सिमम 3 साल, और ये बोलता है कि 3 महीने पहले आपको इशू करना पड़ेगा शो कॉज। तो कहना है से टाइम कितना बचा ये वाला, दिस इज़ 2 years and 9 months। इतने टाइम में नोटिस इशू नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग या फिर रिफंड, तो फिर आप यू कैन नॉट इशू शो कॉज नोटिस। आई होप समझ में आया पूरा लॉ का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब आप जब किसी की समरी बुक खोलोगे ना तो ये सीधा आपको ये चार्ट मिलेगा, सीधा ये चार्ट मिलेगा, और सीधा ये चार्ट से कहानी समझ पल्ले नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जब एमसीक्यू कुछ इस पार्ट में से पूछ लेंगे ना पब्लिक आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद अब जब समरी पढ़ोगे हमेशा तो वो समरी अपने आप लिंक हो जाएगा ओरिजिनल पार्ट से, लेकिन पब्लिक पूरा पढ़े बिना ही समरी पढ़ेगा तो कैसे समझेगा। ओके, तो कोई ये चीज़ दोबारा इन्होंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस 2 years and 9 months। ठीक है यहाँ तक। ओके, अब देखो यहाँ पे मजे वाली बात, if such person commits such default in some other period also, instead of issuing a detailed notice, a mere statement containing the detail of tax not paid can be issued। अरे बाबा सिंपल सी कहानी है, हम जिस पीरियड के लिए इशू कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू कर रहे हैं, उसी के कुछ टाइम पहले का या उससे अगले कुछ पीरियड का भी कुछ तो कांड मिला है, कुछ तो गलतियाँ मिली है। तो क्या मैं हर गलती के हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सेपरेट चिट्ठी टाइप को बड़ा चिट्ठी भेजूँ? नहीं। तो डिपार्टमेंट ऑफिस लॉ मेकर्स ने क्या बोला कि जो आपने एक बार नोटिस टाइप किया ना पूरा, वो वैसे ही रखो और साथ में एक स्टेटमेंट लगा दो, हर साल का जो आपका बाकी पड़ा है ड्यूज इतना इतना तेरा बनता है पहले का भी। तो ये तो सिंपल सा लॉजिकल है कि वरना तो इट विल बिकम बिग लव लेटर, और लेटर एक ही बार लिखो और साथ में लगा दो स्टेटमेंट विच वुड कंटेन ऑल द डिटेल्स। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब तक हमने क्या सीखा सेक्शन 73 के अंदर? 73 गलती है, और वो गलती के बाद में भी क्या है, आपको जो ऑर्डर इशू करना है 3 साल में कहना है, नोटिस देना है 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना। नाउ अपन ने जो बात की थी ना कि ऑफिसर के पास पावर है, उसकी मर्जी है कि वो शो कॉज नोटिस के पर क्या इशू कर सकता है, ही कैन ऑल्सो इशू अ सादा नोटिस। वो सादा नोटिस या जब आपको कॉल करके बोलेगा भाई तेरा टैक्स बनता है तू भर दे, वरना तेरे को शो कॉज दे देंगे। समझो डिपार्टमेंट ने सादा नोटिस दिया और बोला कि तेरा 10 लाख का टैक्स बनता है और तेरा 3-4 लाख का इंटरेस्ट बनता है, देख ये भर दे, वरना हम तेरे खिलाफ अंडर सेक्शन 73 हम रिकवरी चालू कर देंगे, वसूली चालू कर देंगे। तो क्या, या तो तब ये देखो यहाँ पे लिखा है, may voluntarily come forward to pay such tax along with interest before the issue of show cause notice। ठीक है, उन्होंने जैसे ही बताया, देखो दोनों बातें यहाँ पे, या तो मुझे डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि तूने कुछ तो मिस्टेक की है, हमने अब तक शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया है तुझे, हमारी करने की दिल से इच्छा नहीं है, भाई तू आके टैक्स भर दे और कहानी ख़त्म कर। या तो ये वाला केस है, या फिर उन्होंने मुझे कोई नोटिस इशू नहीं किया लेकिन मेरे को खुद से अंदर से गिल्ट हो रहा है, या मुझे मालूम पड़ा यार मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और मैं खुद से चले गया, ऑफिसर मेरे से मिस्टेक हो गया था, प्लीज़ आप ये मेरा टैक्स और इंटरेस्ट ले लो और मुझे कभी मत देना शो कॉज नोटिस। दोनों ही केसेस में अब जैसे ही मैंने टैक्स और इंटरेस्ट भर दिया, डिपार्टमेंट मेरे को माफ़ कर देगा, बोलेगा जा तेरे पे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं कर रहे, टैक्स इंटरेस्ट भर और रफा दफ़ा हो जाए यहाँ से, हम तेरे को नहीं देंगे शो कॉज नोटिस। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोला इस पॉइंट को मैंने, वेवर ऑफ शो कॉज नोटिस। समझो कि नहीं? In such case, he has to pay the amount of tax along with the interest in section 50 either on the basis of his own या फिर जो कम्युनिकेट किया उसके हिसाब से। अच्छा, where such person has made partial payment of the amount communicated, भाई जो उसको फ़ोन पे बताया था 10 लाख भरना है और desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in prescribed form। मैं 10 लाख का फ़ोन किया था और मैंने बोला कि नहीं सर मेरे हिसाब से सही 8-8.5 लाख का ही बन रहा है और मैं 8.5 लाख भर रहा हूँ, तो वो जो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है डिपार्टमेंट का और मेरा, आई कैन सबमिट माई सबमिशंस कि देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से ये बन रहा है, एक बार आप प्लीज़ क्रॉस चेक भी कर लो। अच्छा, व्हेन सच वॉलंटरी पेमेंट इज़ मेड, जैसे ही हम मेड कर देते हैं डिपार्टमेंट नहीं इशू करेगा शो कॉज नोटिस या फिर स्टेटमेंट,
और मैटर उसी स्टेज पे क्लोज हो जाएगा बिना शो कॉज नोटिस के। और नो पेनल्टी इज इम्पोज ऑन द पर्सन, माइंड इट। हाँ, ये गलती के अंदर क्या बोला, खुद से आ गए ना उसके पास, तो बोला जा नो पेनल्टी, नो पेनल्टी। मस्त ना एकदम, जलसा। सॉरी, ओके। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, द ऑप्शन ऑफ पेइंग टैक्स एंड इंटरेस्ट बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस so as to avoid issuance of show cause notice and penalty is available in only those cases where tax has not been paid or short paid गलती से। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्ट में, फ्रॉड या जानबूझ के मस्ती करना, गलती से नहीं जानबूझ के फ्रॉड करना, उस सब केसेस में क्या बोला, नॉट अवेलेबल। ये जो ऑप्शन है पेनल्टी माफ़ी का वो उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब उनको क्या पेनल्टी लगेगी वो सेक्शंस 74 में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि फ्रॉड किया है तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। ओके, अब देखो अगर मज़े वाली बात है, अगर यहाँ तक लिंक हो गया तो आगे समझो, मज़ा आएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। फ़र्ज़ करो डिपार्टमेंट ने मुझे या तो कॉल किया, या तो नोटिस भेजा, या तो नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस भेज दिया। अब क्या, अब तो मुझे कांपना चाहिए, क्योंकि जब शो कॉज नोटिस आएगा तो याद रखना शो कॉज का मतलब ये है कि साथ में पेनल्टी भी आएगा फिर तो, क्योंकि शो कॉज किस में भेजेंगे, अंडर सेक्शन 73, और 73 में पावर है ऑफिसर के पास, साथ में पेनलाइज भी करेंगे। अब ध्यान से आएगा, जैसे ही शो कॉज नोटिस आया, मैं टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि 30 दिन के अंदर अंदर चुपचाप जाके मैं टैक्स और इंटरेस्ट भर दूं और बोलूं सर माफ़ करो, और जैसे ही मैं ये करूंगा 30 दिन के अंदर अंदर, तो मेरे पे पेनल्टी वेनल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा और मेरे को माफ़ कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। मतलब जो मौका शो कॉज इशू करने के पहले दिया था ना डिपार्टमेंट ने, वो इशू करने के बाद भी 30 दिन तक लॉ ने दे के रखा है। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, where such person pays the tax demanded along with interest payable under section 50 within 30 days of issue of show cause notice, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be, हो गया concluded, खत्म हो गया proceedings। समझियो कि नहीं? अच्छा सर, अगर 30 दिन में नहीं दिया तो क्या होगा? अब भाई फिर कार्रवाई होगी, अब फिर जो फैसला आएगा करने का बाबा। ये तो खाली सब किसके लिए है कि तुमको अगर कार्रवाई रोक देनी है तो भरो और चलते बनो। ये आखिरी गेट था, इस गेट पे भी अगर तुमने शरण में नहीं गए डिपार्टमेंट वालों के, तो फिर साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेगा डिपार्टमेंट। जो आगे आएगा पूरा साम दाम दंड पे बहुत मज़ा आएगा उसमें। आज तुमको समझेगा कि एक जीएसटी ऑफिसर का पावर क्या है, उनकी ताकत क्या है। ओके, एडजुडिकेशन ऑर्डर। The proper officer, after considering the representation made by the person, if any, pass an order determining the amount of tax, interest and penalty due from such person। ठीक है, अब देखो मैंने कहा 30 दिन भी बीत गए, नहीं काम किया उसने, तो मैंने कहा 30 दिन चले गए, अब तुम्हारा विंडो चले गया, अब तुमको टैक्स इंटरेस्ट तो भरना ही है और साथ में पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। वो पेनल्टी कितना होगा ये भी लॉ मेकर्स ने पहले ही बता के रखा है। क्या होगा? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, देखो मिस्टेक किया है तो 10% टैक्स का ले लो, मैक्सिमम ले लोगे तो उससे ज़्यादा मत लो यार, गलती से किया था बेचारे ने। ठीक है, ये याद रहे, ये सब इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एमसीक्यू में जुलाई 21 में मस्त बजाया इंस्टीट्यूट ने सब चीज़ों के अंदर, इसलिए मैं इतना आई एम मेकिंग सो मच ऑफ स्टोरीज। 73 चिंदी वाला है तो चिंदी पेनल्टी, अधिकतम में तो नो पेनल्टी है। सिर्फ एक केस जहाँ 30 दिन क्रॉस कर दिया तो बोला थोड़ा पेनल्टी दे दो यार, कितना 10,000 या 10%, विच एवर इज हायर। अच्छा, the quantum of penalty will remain same whether the tax amount along with interest is paid within 30 days of the communication of the order or after 30 days। सिंपल सी कहानी है,
कि पेनल्टी तो चेंज नहीं होगा, अब बाद में भाई सेम रहेगा पेनल्टी तो ये ठीक है। ये देखो क्लैरिफिकेशन ऑन लेवाई ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 इन केस ऑफ डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखो जैसे ही इसे पेनल्टी की आती है ना, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक आर्टिकल जो इज्जत से आर्टिकलशिप कर रहा है या कर रहा था या कर चुका है, उसको एक डाउट आएगा कि सर अगर हम लोग 3B नहीं भरते हैं, क्या तभी भी डिपार्टमेंट 73 सेक्शन को इन्वोक करके हमसे वसूली कर सकता है क्या? 73 के अंडर मतलब पेनल्टी मांग सकता है कि हम लोगों से? याद रखना, जो पेनल्टी 73 में है वो अलग है उससे जो आप लोग रिटर्न लेट फाइलिंग में भरते हो ना, वो जो 50 रुपया पर डे का भरते हो, 100 पर डे का भरते हो, 25 पर डे भरते हो, स्कीम में 10 पर डे भी भरते हो, वो पेनल्टीज़ अलग हैं। 73 का पेनल्टी देखो सीधा बताया 10 टका या 10,000, विच एवर इज़ हायर, वहाँ तो पर डे वाला है, वो अलग है। तो यहाँ पे देखो क्लैरिफिकेशन ऑन लेवाई ऑफ पेनल्टी, ठीक है, क्या इशू था देखो यहाँ पे, वेदर पेनल्टी इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73(11) शुड बी लेवाइड इन केसेस वेयर रिटर्न फ्रॉम 3B हैज़ बीन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। ठीक, ये था इशू। डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई करके क्या बोला कि 73(11) जो है ना वो इन्वोक होगा सिर्फ तभी जब 73 इन्वोक करेंगे हम लोग, और 73 जो है ना वो जनरली हम इन्वोक नहीं करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर, बिकॉज टैक्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। देखो सिंपल फंडा ध्यान से समझो, आपको 3B पे पेनल्टी कब लगाया जाता है? 3B भरने के पहले या भरने के बाद? भरने के बाद नेक्स्ट मंथ में लगाते हैं। तो इन शॉर्ट कहना है इसे, जब आप भर रहे हो 3B तो आपने टैक्स इंटरेस्ट साथ में भर दिया है, तो जब टैक्स इंटरेस्ट साथ में भर दिया है तो आपके ऊपर गन लेके 73 डिस्का वैसे क्यों करेगा डिपार्टमेंट? इसलिए वो पेनल्टीज़, ये जो 73 की पेनल्टी है यहाँ पे इन्वोक नहीं करते। एक सेकेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट इन्वोक नहीं कर सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 73 आर जनरली नॉट इन्वोक्ड इन केसेस ऑफ डिलेड फाइलिंग। इसका मतलब ये है कि उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं, हालांकि व्हाट इज़ पॉसिबल मे और मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल इन लॉ। सेम केस यहाँ पे कभी करते नहीं, बिकॉज उनको वहाँ पे नीड नहीं लगता करने का। सो क्लैरिफाई कर दिया है कि वो चुप नहीं होगी, लेकिन it is accordingly clarified that penalty under provision of section 71 not payable in such cases. It is further clarified that since the tax has been paid late in contravention of the provision of CGST Act, a general penalty under section 125 may be imposed. याद है जनरल पेनल्टी, वो 50 पर डे, 100 पर डे, वो सब तो चार्ज करेंगे, वो बता दिया कि ऐसा ना हो कि वो सोचे पेनल्टी लेगा ही नहीं अब तो हमसे। कितना खूबसूरती से कानून को बनाती है देखो अपनी सरकार। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एडजुडिकेशन ऑर्डर। ये हम ऑलरेडी ऊपर ही सीख चुके हैं कि जो ऑर्डर है कब तक इशू होना चाहिए इस केस में, विद इन 3 years। ठीक है, अच्छा ये सब क्या था अभी तक? सेक्शन 73। अब आते हैं सेक्शन 74 पे। 74 म्हणजे फ्रॉड। देखो क्या लिखा है इधर, कांड किया है भाई, कांड किया है, सजा तो मिलेगी। अब देखो यहाँ पे सेम जो चीज़ें ऊपर थी वही भाषा यहाँ मिलेगी, तो तुम्हारा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, जहाँ डिफरेंस है वहाँ समझा दिया जा रहा हूँ। अगेन यहाँ भी सेम बात है, वो चाहे तो शो कॉज नोटिस के पहले एक सादा नोटिस भी इशू कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है? मैंने कहा कांड बड़ा है तो टाइम लिमिट क्या है? जो आपका पूरा का पूरा ऑर्डर है वो विद इन 5 इशू हो जाना चाहिए। 5 ईयर कहाँ से? एनुअल फाइलिंग की डेट से, रिटर्न की ड्यू डेट से, या फिर अर्नर्स रिफंड की डेट से। यहाँ से 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। और नोटिस कब तक इशू हो जाना चाहिए? इसके 6 महीने पहले, यानी कि 4 साल और 6 महीने के अंदर नोटिस इशू हो जाना चाहिए। समझो, हम इन डेप्थ आगे कर चुके हैं बात, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। अच्छा देखो, जैसे वहाँ पे ऑप्शन था वेवर ऑफ शो कॉज नोटिस का एंड वेवर ऑफ पेनल्टी का, ऐसा ऑप्शन यहाँ तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ तो आपने कांड किए, जानबूझ के कांड किए। देखो यहाँ पे क्या है इसके लिए, यहाँ पे है रिड्यूस्ड पेनल्टी है यहाँ पे। अब रिड्यूस पेनल्टी क्या है ध्यान से देखो,
बघा यहाँ पे बोला अगर शो कॉज के पहले जब ऑफिसर नोटिस भेजता है या आपको खुद से एहसास होता है कि सर मैंने ना गलती हो गई मेरे से, और ऑफिसर को पता है गलती नहीं है, तूने पाप किया, जानबूझ के पाप किया, तो ऑफिसर क्या बोलेगा, ठीक है एक काम कर, तेरा इंटरेस्ट और टैक्स तो कम नहीं करूँगा, तेरा पेनल्टी ना तू खाली 15% पेनल्टी दे दे। 15% किसका, टैक्स का, और चलता बन जा, तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। ठीक है, देखो वही वाली बात है, या तो वो सामने खुद से आ सकता है और टैक्स भर सकता है विद इंटरेस्ट एंड स्पेसिफाइड पेनल्टी बिफोर। पेनल्टी क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी क्या है, टैक्स देगा, इंटरेस्ट देगा और रिड्यूस्ड वाला पेनल्टी विच इज़ 15% ऑफ टैक्स। ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ ना, एग्जाम टाइम में सीधा इसको पढ़ोगे तो तुम्हारा काम फास्ट हो जाएगा। इतना सा एग्जाम टाइम पढ़ने का टाइम नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना है। ओके, ये वाला क्लॉज भी वही है जो ऊपर वाले सेक्शन में था, सेम टू सेम एकदम डिट्टो। अच्छा अब यहाँ देखो ध्यान से, सेम कहानी यहाँ पे, बट यहाँ पे पेनल्टी और बढ़ जाती है। तुमने शो कॉज इशू करने के पहले आके सरेंडर किया, टैक्स भर, इंटरेस्ट भर और कितना पेनल्टी भर, 15%। लेकिन तू शो कॉज इशू करने के बाद आ रहा है, विदिन 30 डेज आ रहा है, तो हम तेरे को कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब तू टैक्स भरेगा, लेट मी राइट हियर, अब तू टैक्स भरेगा, अब तू इंटरेस्ट भरेगा और साथ में रिड्यूस्ड पेनल्टी भरेगा। मगर अब कितना भाई, अब 25% भरेगा। बोलेगा सर ऐसा मत करो, आपने ऊपर कम का ऑप्शन दिया था, बेटा तेरे को कहा था शो कॉज इशू कर दूंगा, भर दे, तू नहीं भरा ना, अब 25% भर दे। अगर 30 दिन के अंदर अंदर भरता है तो 25% भर और जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरे को कार्रवाई नहीं करूँगा। अब देखो ढीठ तो यहाँ पे भी होते हैं, अब भी नहीं भरा तो क्या, हाँ ये देखो यहाँ पे, ये देखो 30 दिन में भरा तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अब ये देखो, when any person served with an adjudication order pays the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to 50% of such tax within 30 days of the emulation of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded। अब ये वाली बात क्या, देखो ध्यान से देखना, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ऊपर नीचे कर दिया है। देखो यहाँ पे सिंपल फंडा समझो, इन्होंने इसको शायद समरी में ठीक कर दिया होगा, एक सेकेंड, ये रहा फ्रॉड केस। ये देखो फ्रॉड वाला केस है, तो क्या सीन है, टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 30 दिन के अंदर अंदर भर दो, नोटिस इशू करने के तो कितना भरने का, 25% भरने का, और कहानी जे कार। टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड विद 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। देखो पहले तो आपने SCN इशू किया, फिर क्या इशू किया, सीधा ऑर्डर इशू कर दिया। अब ऑर्डर इशू किया ना तो भी क्या बोला, ठीक है 30 दिन में भर दे, एक काम कर और 50% भर दे और ऐश कर, जीवन में जी रही अपनी ज़िंदगी। अब वो SCN के 30 दिन में भी नहीं भरा, ऑर्डर इशू किया उसके बाद भी 30 दिन में नहीं भरा, तो क्या बोला, अगर 30 दिन के बाद भर रहा है तो भाई 100% पेनल्टी भर। देखो अगेन यहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट तो भरेंगे हर केस में, 100% पेनल्टी भी भरेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे लैंग्वेज का इशू था तो मैंने नीचे से बता दिया। ठीक है, अगेन टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे, 5 साल जैसे ऊपर सीख चुके हैं। ये देखो मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मार्क किया है, where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other person, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 और 74। देखो ये सिंपल सी कहानी ऐसी समझ लो, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो फंडा क्या है,
कई बारी ना लॉ ऑफिसर्स को समझ नहीं आता या डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आता कि कल्प्रित कौन कौन है, या कई बार ये डराने के लिए भी क्या करते हैं ये लोग। जैसे एग्जांपल समझो, कंपनी है, कांड कंपनी ने किया है, कोई फ्रॉड कंपनी ने किया है, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल इशू नोटिस टू कंपनी। तो कंपनी यहाँ पे कौन हो गई, कंपनी इज़ अ मेन पर्सन हु इज़ अ कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू लॉ। साथ ही साथ में वो लोग क्या करेंगे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कौन से डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली दे कैन नॉट इशू नोटिस टू आईडी, आईडीज आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो क्या करेंगे वो लोग, दे विल इशू नोटिस टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कंपनी का कोई जीएम वीएम होगा वो भी, कंपनी का शायद कोई डिपार्टमेंट होगा अकाउंट्स का, उनको भी, सबको इशू कर देंगे। एक बात बताओ, टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी उन सबका है या कंपनी का है, कंपनी का है। तो कंपनी इज द मेन पर्सन और बाकी सब कौन है, वो अदर पर्सन। अब अदर पर्सन पिक्चर में कब तक रहेंगे, जब तक कंपनी से वसूली ना हो जाए। तो ये पॉइंट आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि जैसे ही कंपनी अपने सब चीज़ें सबमिट कर देती है, टैक्स वैक्स भर देती है और डिपार्टमेंट कंपनी को फ्री कर देता है कि ठीक है आज से तू आज़ाद है, उसी दिन से और जिनको साथ में नोटिस दिया गया था कंपनी के साथ साथ में, वो भी आज़ाद हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। हर किसी की आज़ादी का डिपार्टमेंट वाले सेपरेट नोटिस इशू नहीं करेंगे। मेन पर्सन को छुट्टा कर दिया है, बाकी बंदे बच्चे लोग अपने आप छुट्टे हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल आसान भाषा में, समझियो कि नहीं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। सपोज आप कोई टैक्स पेयर हो और आपके खिलाफ कोई केस है, क्या करेंगे लॉ मेकर्स आपको इशू कर देंगे नोटिस, और साथ साथ में उनके पास आपके दोस्त का भी डिटेल है। सिर्फ समझाने के लिए बोला, सच में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उनके पास में आपका दोस्त का भी नंबर है, तो वो उसको भी फ़ोन कर देंगे कि तेरी वो दोस्त दीपा नहीं भर रही है, दीपा तेरी खास दोस्त है, तो एक काम कर, तू टैक्स भर उसका, या उसको बोल टैक्स भरे हमको। तो जिस दिन तुमने, यानी कि दीपा ने जिस दिन सब के सब टैक्स पेमेंट्स कर दी है तुम्हारे, या तो टैक्स पेमेंट कर दी है या साबित कर दे कि टैक्स पेमेंट था ही नहीं करना, इन दैट केस आप हो गए वहाँ से आज़ाद। तो जिस दिन आप वहाँ से आज़ाद हो गए, आपका दोस्त भी बाय डिफ़ॉल्ट आज़ाद हो चुका है, ठीक है क्या। ये एग्जाम्पल एक हाइपरबोली था समझाने के लिए, इसको एग्जाम में कोट मत कर दियो, मार्क्स कट जाएंगे तो मेरी क्या जवाबदारी नहीं। अब जो हमने ऊपर पढ़ा ना, किस केस में कितनी पेनल्टी, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। ये नॉर्मल केस मतलब कौन सा, सेक्शन 73, फ्रॉड 74। इन दोनों का सारा मार्क्स इन्होंने वापस लिख दिया टेबल में समरी फॉर्म में। एग्ज़ाम के टाइम में ये 1 पेज 2 पेज का समरी खोलना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। मस्त एकदम समरी पूरा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को बताना था। नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स। सेल्फ असेस टैक्स कौन सा है, वो जो हर महीने आप लोग खुद निकालते हैं ना, इतना टैक्स बनता है मेरा। वैसे केस में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वसूली के लिए डिपार्टमेंट को SCN इशू करना पड़ेगा। ना बाबा ना, बगा इधर क्या लिखा है, बगा। रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड डायरेक्टली, ठीक है। आगे आगे तो आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल समझ लो कि रिकवरी क्या होगा, इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली, बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे आप करके देखना ऐसा, आप कोई बड़े बड़े सेल परचेज कर लो, मत करो सेल्फ असेस टैक्स पेमेंट। हमारे GST के सिस्टम में सेल्फ असेस टैक्स पेमेंट कहाँ पे होता है, 3B में होता है। मत भरो 3B, कॉल आ जाएंगे आपको, सर आपका नंबर कैंसिल कर देंगे, सर आप टैक्स भर दो जरा। अच्छा सर अभी भी नहीं भरा, 2 महीने से नहीं भरा, आपका ई-वे बिल इशू करवाना बंद करवा देंगे सर, भर दो सर। तो इन दैट केस उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं SCN का, वो कभी भी इशू कर सकते हैं। इसका एक चीज़ का एक मतलब और है, अब ये कहीं लिखा नहीं है, और GST का एक्ट अभी तक भी नया ही है। मैं बता रहा हूँ मेरा इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है। हमने जो ऊपर बातें सीखी, कौन सी बातें, 73 एंड 74, उन बातों के अनुसार वसूली का फाइनल ऑर्डर इशू करने के लिए SCN ज़रूरी था। SCN के दम पे ही ऑर्डर पास हो रहा था। अगर नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स में SCN इशू करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब वो जो टाइम लिमिट था ना, लाइन पीरियड था, इतने साल में इशू करना होगा,
वो सब तो पॉइंट ही नहीं आएगा। इसका मतलब कहना है ऐसे केस में ऐसा मुझे लग रहा है इसको देख के कि डिपार्टमेंट चाहे तो 5 साल बाद उठ के आके ये बोल सकते हैं कि 5 साल पहले तूने 10 लाख का सेल किया था, उसका तेरा जीएसटी बनता है 1 लाख 1.5 लाख जो तेरा जीएसटी बनता है उस रेट के हिसाब से, और 1.5 लाख जीएसटी भर। तो हो सकता है हम उसको सामने डिफेंड करके क्या बोले कि तूने शो कॉज इशू करना चाहिए था 3 साल में, तो तेरे को फ्रॉड लग रहा है, इशू करना चाहिए था 5 साल में, तूने क्यों इशू नहीं किया। तो वो मुझे ये सेक्शन पढ़वा सकता है, बॉस मैं तेरे से इंटरेस्ट पेनल्टी वेनल्टी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तेरे से सेल्फ असेस टैक्स मांग रहा हूँ, जो तूने खुद हिसाब किया है वो मांग रहा हूँ, तेरे टैली में पड़ा है वो हिसाब मांग रहा हूँ मैं। तो उसके लिए कोई ऐसी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। अब दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ना, बिकॉज मैं तो बेयर एक्ट पढ़ के मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, आई मे बी राइट मे बी रॉन्ग, और एल्स शायद कोई क्लैरिफिकेशन आया हो इसका जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो बस मेरा मन था तो मैंने शेयर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरी लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर इशूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस बाय डिफरेंट लेवल ऑफ ऑफिसर्स। भाई कौन सा ऑफिसर कितनी लिमिट के फ्रॉड या कांड के बाद कौन सा ऑफिसर आपको कौन सा नोटिस भेज सकता है, वो यहाँ पे लिखा है। ट्रस्ट में ये एग्जाम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऐसे अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने यहाँ लिखा है JR1 विच इज़ जस्ट रीड वंस। एक बार इन सबको सिर्फ रीड कर लेना, याद तो कभी तंबूरा होने वाला है सब इतना डिटेल में कि कौन सा ऑफिसर कितने करोड़ पे क्या देगा, रीड कर लेना एक बार मन की तसल्ली के लिए। ओके, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। अब ये क्या प्रोविजन है, ध्यान से देखो, और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, हर कानून में लिखी होती है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से, पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर टू एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड। वो जो पीरियड था ना ऊपर 3 साल 5 साल का, वो बीच में कोई कोर्ट वोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया 3 4 6 महीने का, तो वो टाइम 3 साल में काउंट नहीं करने का। कॉमन सेंस, क्या पढ़ा हूँ बताओ उसके अंदर। नेक्स्ट क्या, इन केस चार्जेस ऑफ फ्रॉड या बिलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन वगैरह जो भी मतलब कांड है, जो खुद के किए हुए कांड है, आर नॉट इस्टेब्लिश्ड फॉर द नोटिस इशूड इन द फ्रॉड केस, टैक्स टू बी डिटरमाइंड डिटरमिन द डिमांड प्रोविजंस द इशूड नॉर्मल केस। ये भी सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट ने आप पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया और आपको नोटिस भेज दिया, SCN भेज दिया। अब आपने प्रूफ कर दिया भाई साहब मैंने फ्रॉड नहीं किया, मिस्टेक से हुआ ये, तो आपको सेक्शन 74 में तो डिमांड नहीं रेस करेंगे, बट अभी भी दे स्टिल हैव सेक्शन 73। तो क्या बोलेंगे, ठीक है फ्रॉड वाला नहीं है ना तू, तो नॉर्मल केस के हिसाब से टैक्स भर दे। कॉमन सेंस, बताओ मैं क्या बताऊँ इसके अंदर। आगे देखो क्या है, एडजुडिकेशन ऑर्डर इशूड इन परसुएंस ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट डायरेक्शन बी इशूड विद इन 2 years। तो जो अपीलेट अथॉरिटी वगैरह है, इन दैट केस क्या होगा, 2 साल का टाइम मिलता है उनको इशू करने का। इतना रिलेवेंट नहीं है, एक बार देख लेना खाली। ये देखो आते हैं बात, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, भौंकने का मौका तो देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। ये हम जगह जगह पढ़ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ दोबारा लिखिए, बताओ क्या बताओ। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मुझे काम की लगती है, एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग टू ग्रांट टाइम टू प्रोसीजर। क्या है ये, देखो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कैसे देगा डिपार्टमेंट, आपको नोटिस देगा, तो आप क्या बोलेगा, आप बताओ हम आपके साथ ऐसा सुलूक क्यों ना करें, हम आपसे टैक्स क्यों ना मांगे, ठीक तो मांगेगा डिपार्टमेंट। अब क्या होगा, आप अपने CA को हायर करोगे या CMA को हायर करोगे या एडवोकेट को हायर करोगे, वो वहाँ जाएगा आपके साथ या आपके बिना अकेला जाएगा और वहाँ पे बात करेगा। अब आपने इंडिया में सुना, इंडिया में एक स्ट्रक्चर है, तारीख मांग लो, एक और तारीख मांग लो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो क्या बोला, अच्छा जो एडजर्नमेंट करना है ना, अब होता क्या है पता है क्या, यू और योर रिप्रेजेंटेटिव विल गो टू डिपार्टमेंट एंड विल आस्क ऑफिसर कि सर आपने जो चीज़ें कही है वो बहुत बड़ी है और हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, और 20-25 दिन दे दो। ऑफिसर बोलेगा ठीक है, 25 दिन ज़्यादा होते हैं, ले 15 दिन ले जा। 15 दिन हो गए, फिर तुम पहुँचे, सर अभी और टाइम चाहिए प्लीज़, और 10 दिन दे दो। ऑफिसर में 10 दिन ले ले, तो ऐसा ऑफिसर भी कितने बार दिन दे सकता है, 3 बार।
3 बार में नहीं देना बोले तो भाड़ में जा, तो कुछ मत दे, हम कर लेंगे जो करना, भाग यहाँ से, ठीक है। तो ये 3 बार जो था ये इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो काम का कुछ था नहीं। अच्छा और क्या है, ये रहा, एडजुडिकेशन ऑर्डर शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। वो जो ऑर्डर इशू हो रहा है ना, फाइनल ऑर्डर, दैट शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब वो ऑर्डर में सारे वजहें लिखी होनी चाहिए, सारे फैक्ट्स लिखे होने चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इतना बन रहा है। टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांड इन ऑर्डर नॉट टू एक्सीड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। अरे भाई सिंपल सी कहानी है ना, डिपार्टमेंट ने जब मुझे शो कॉज नोटिस दिया तब डिमांड रेज किया टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी से बजाय 10 लाख रुपए का। अब जब ऑर्डर इशू कर रहे हैं तो ऑर्डर इशू कर दिया 25 लाख का, ऐसा होता है क्या रे बाबा? तो ये सिंपल, तो कॉमन सेंस है ना भाई, जितना भीख मांगा था पहले, नहीं भीख मांगा कैसे हो सकता है, हमारा गवर्नमेंट है, सॉरी क्या हो सकता है, जितना आपसे पैसा डिपार्टमेंट ने मांगा है भाई मैक्सिमम उतना मांग ले या उससे कम मांग ले, हाउ कैन यू डिमांड मोर देन दैट, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। In case of modification of tax by the appellate authority, tribunal court, penalty and interest to be modified accordingly। सिंपल सी कहानी, अगर मामला कोर्ट तक चला गया, ट्रिब्यूनल तक चला गया, तो जो भी अमाउंट ऑल्टर करेगी वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल, वही अमाउंट क्या होगा, फाइनल अमाउंट बन जाएगा। ये देखो मज़ेदार पॉइंट, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत मतलब बहुत ही मज़ेदार है, डिपार्टमेंट ने मज़े ले लिए इस पर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मैंडेटरी इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड इन द एडजुडिकेशन ऑर्डर। ओ वाओ माय गॉड, नॉनसेंस। देखो ऑर्डर इशू कर दिया, उसमें टैक्स बता दिया, पेनल्टी बता दिया। अब ये कांड है 1.5 साल पहले का, तो तुम चले गए और तुमने बोला ये सर आपका टैक्स ले लो और आपका ये पेनल्टी ले लो। ऑफिसर बोलेगा तो ये तो इंटरेस्ट कौन भरेगा 1.5 साल का? सर वो तो आपने ऑर्डर में लिखा ही नहीं है। मतलब उसने क्या बोला, ढक्कन सेक्शन 75 सब सेक्शन 9 पर वहाँ पे लिखा है, मैं ऑर्डर में इंटरेस्ट नहीं भी लिख के दिया ना तो भी तेरे को भरना पड़ेगा, भर चल। अब देखो चाहे ये जब ये सब बातें प्रैक्टिशनर्स को पता नहीं होती है ना, तो वो जाकर लड़ते हैं वहाँ पे ऑफिसर के साथ में, ऐसा थोड़ी होता है, आपने ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा? अरे लॉ मेकर्स ने लिखा है, इंटरेस्ट तो देना पड़ी। चलो आगे, एडजुडिकेशन ऑर्डर टू बी पास मैंडेटरीली विद स्टिपुलेटेड टाइम। आओ ये मस्त पॉइंट है भाई, वो जो ऑर्डर है, जो टाइम दिया आपको ऊपर 3 साल 5 साल, उसके अंदर अंदर आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। नहीं दिया ना तो मान लेंगे ऑर्डर से इशू हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, पैसा टैक्स इंटरेस्ट सब भूल जाओ, जयराम जी की। समझ में आया? अनलाइक अदर एक्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इफ़ एसएससी को सही लगा तो वो और टाइम दे देगा, 1 साल और दे देगा, कोई एक्सटेंशन नहीं है। 3 साल 5 साल में कर, नहीं तो दफ़ा हो जा, कुछ नहीं, 1 पैसा फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। अच्छा, इन केस ऑफ अपील फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट अगेंस्ट प्रेजुडिशियल डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द हायर अथॉरिटी एंड द डेट ऑफ लोअर अथॉरिटी टू बी। अरे सिंपल सी कहानी है ना बाबा, एक जगह पे फैसला सुनाया, हमने आगे अपील किया और हम लोग केस जीत गए और डिपार्टमेंट हार गया, तो डिपार्टमेंट को मिर्ची लगी, तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर चला गया, नहीं सर गलत हुआ हमारे साथ में। तो जो पहले वाला फैसला आया लोअर वो जो सेशन था वहाँ से लेके जो हायर कोर्ट है जहाँ पे केस चल रहा है, जो फैसला आएगा, वो जो पीरियड है उस पीरियड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते आपके वो पीरियड में जो पीरियड था। तो ठीक है, कॉमन सेंस, व्हाट नॉनसेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सेल्फ असिस्ट टैक्स और इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79। हो गया ना मजेदार एकदम। देखो क्या बोला, 73 74 में जो भी लिखा हो भाड़ में गया, जो भी लिखा हो भाड़ में गया। मतलब वो लिखा था ना कि 3 साल में नहीं ऑर्डर किया तो गया, 5 साल में नहीं आया तो गया, नहीं मिलेगा। वो बोला जो भी वो भाड़ में गया, जो सेल्फ असेस टैक्स है वो तो हम लेके रहेंगे और सेक्शन 79 के अंडर ले लेंगे। 73 74 में लिमिटेशन है 3 साल 5 साल का। 79 क्या बोलता है, जो आपका बाकायदा टैक्स बनता है वो आपको भरना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आपसे वसूली करेगा। तो डिपार्टमेंट देखता है मैं 73 का घर निकालूँ, 4 का रास्ता बंद हो गया, 79 आजा तेरे से वसूल करूँगा। ठीक है, मस्त एकदम, वो क्या बोलते हैं एक्शन मूवी जैसा है सब सेक्शन, पता है क्या? ये सब
कोई AK-47 है, कोई मशीन गन है, ये सब वो सब हथियार है गवर्नमेंट के। इन केस ऑफ पेनल्टी इम्पोज अंडर सेक्शन 73-74 नो अदर पेनल्टी टू बी इम्पोज फॉर द सेम एक्ट और ओमिशन। अरे सिंपल सी कहानी है, लॉ के डिपार्टमेंट वाले ऐसा नहीं कर सकते कि 73-74 में तो मांग लिया टैक्स, देखो उनके पास तो अलाउड है ना 3 साल में मांगना गलतियों पे। उन्होंने क्या किया, सेक्शन 73 में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब मांग लिया, सब वसूल कर लिया। अब बोलते हैं वी ऑल्सो हैव सेक्शन 79, हम उसमें भी टैक्स मांगेंगे, सेल्फ असेस टैक्स। तो ऐसा होता है क्या? तुम बताओ ऐसा होता है? नहीं, ऐसे बोला साफ साफ, ये लिखा है अपने जैसे टैक्स पेयर्स, मासूम टैक्स पेयर्स के लिए, वरना वो लोग चूसते हैं डिपार्टमेंट वाले कि पहले 73 में ले लिया फिर वापस चले गए, देख वो 73-74 था अभी 79 है और दे, ठीक है तो मना कर दिया, बना ऐसे नहीं होगा। समझा यहाँ तक? ये थे अभी तक के कांड, खुद से किए हुए, गलती से कांड या जानबूझ के किए हुए कांड, उनकी सज़ा क्या होगी, पेनल्टीज क्या होगी, हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है, देखो आप चाहो तो यहाँ पे यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस कि हम यहाँ से पढ़ने वाले नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले, ठीक है। ओके, हियर स्टार्ट्स चैप्टर का पार्ट 2, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। क्या है ये? सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैंने एक बिल बनाया, 10,000 का बिल था, उस पर मैंने 1800 का GST चार्ज किया और मैंने ये पूरा पैसा, पूरा 10,000 प्लस 1800 मैंने मेरे कस्टमर से ले लिया। अब मैंने पूरा पैसा कस्टमर से ले लिया, क्या पूरा पैसा मेरा है? द आंसर इज नो। उसमें से 1800 किसका है? गवर्नमेंट का है। मैं नहीं भर रहा, मैं भर ही नहीं रहा। तो ये गलत है कि सही है? बताओ, सही बताओ, गलत है या सही है? गलत है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ एनी अमाउंट इज कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स। ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का एकदम ईगो हट हो जाता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो इधर, इफ़ एनी अमाउंट इज कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स द सेम मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। अरे सिंपल से लॉजिक है ना यार। सपोज करो अगर मैं कल को तुम्हारे नाम पे किसी और से पैसा ले रहा हूँ, ये बोलिए कि मैं पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम्हें देना है ना मुझे पैसे। इट इज़ एज गुड एज तुम लोग बैंक में गए पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए, और बैंक ने सब पेपर्स तुम्हारे लिए, पैन कार्ड तुम्हारा, सब तुम्हारा ले लिया, EMI भी तुमसे ले रहा है और लोन के पैसे तुम्हारे दोस्त को दे दिए। चलेगा तुमको? नहीं चलेगा, तुम भड़क जाओगे। बैंक, तेरे को पेपर मैंने दिए, तेरे से लोन मैंने मांगा, EMI तो मुझसे दे रहा, पैसे उसको दिए। नॉनसेंस। बोला क्या बोला? नहीं चलेगा। ठीक है, वही गवर्नमेंट बोल रही है, अरे जब हमारे नाम पे तुमने पैसे लिए मासूम कस्टमर से, वो कस्टमर हमारे देशवासी है मित्रों, उनसे हमारे नाम पे लिया एक पैसा, हमको वापस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मस्त मजा आएगा इधर। द डिटेल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन हैव बीन डिस्कस्ड हियर अंडर। क्या है? अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन टू बी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे सिंपल सी कहानी है कि वो जो पैसा लिया है सरकार का, सरकार को देना पड़ी। और देखो मज़ेदार बात, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेनिंग एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। भाड़ में जाए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में किसी ऑर्डर ने कुछ कहा हो, किसी अथॉरिटी ने कुछ कहा हो, किसी कोर्ट ने भी कुछ कहा हो, सब भाड़ में जाए। कोई कुछ भी कहे, भाड़ में जाए। हमारे पास पावर है, जो तूने हमारे नाम पे टैक्स लिया ना, वो टैक्स हम लेंगे तुझसे। तो ना कितना रिजिड पॉइंट है ना। सपोज केस हाई कोर्ट तक चला गया, हाई कोर्ट ने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मत ले इससे। तो ये सेक्शन में क्या लिखा है? भाड़ में जाए, कोर्ट क्या बोलता है? जो हमारे नाम पे टैक्स लिया है ना, वो तो हमको देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से बोलता नहीं नहीं मत ले। कोर्ट हमको पावर दिया, रजिस्ट्रेशन ने पावर दिया, और ने क्या बोला है? हम तो लेंगे। उसको बोलो हमारे नाम पे टैक्स क्यों लिया किसी से, हम तो लेके रहेंगे उससे। सोचो, मस्त है ना एकदम। Every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act and is not paid to the government
shall forthwith pay the said amount to government irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not। देखो ये मज़ेदार बात बोलती है और भी ये लोगों ने। सपोज करो मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, देखो इस सेक्शन में सबको उठा के पटक दिया इसके अंदर। मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बिल बनाया और मैंने उस पर कर दिया ऐड जीएसटी और मैंने पूरा पैसा ले लिया। अब मैं जब रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ तो मैं वो जीएसटी लेके रिटर्न में टैक्स भरूँगा कैसे? पैसा मैंने क्यों चार्ज किया बिल में एक्स्ट्रा? मेरे पेट में खाने के लिए। जैसे ये बात मालूम पड़ेगी ऑफिसर्स को, तूने किसी और से पहले हमारे नाम पे लिया है, चल हमको वापस दे हमारा पैसा। अब ये बोलेगा सर मेरा टर्नओवर तो 20 लाख हुआ ही नहीं है, रजिस्टर तो मैंने किया ही नहीं है, मैं कैसे भरूँ आपको टैक्स? बोला तेल लेने गया ये सब, तो रजिस्टर्ड है या नहीं है? फिर मैं बोला कि सर मैं तो गेहूँ बेच रहा हूँ सर, एग्रीकल्चर सामान है, ये तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। क्या बोला डिपार्टमेंट ने? भाड़ में गया, क्या है क्या नहीं। तू हमारे नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे पैसा लिया क्यों किसी से? हमको दे। सर मैं तो खर्चा कर दिया। अरे भाड़ में गया, हमको दे, हमारे पैसे तो लिया कैसे हमारे नाम पे पैसा? समझ रहे हैं क्या? पूरा सरकार की भावना समझ रहे हो क्या? ओके अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, इधर है ना दो बातें हैं। सबसे पहला, ये यहाँ कहीं लिखा नहीं है बट ये मैंने पढ़ा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। टाइम लिमिट टू इश्यू नोटिस, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। इन शॉर्ट सपोज करो कि तुम सपोज तुम ये बॉटल बेचते हो। अब ये बॉटल 100 रुपये की है, तुमने क्या किया, तुमने इस पर 5% जीएसटी चार्ज कर दिया। कितना होगा? 5 रुपया। 105 का तुमने बिल बनाया किसी को दे दिया, तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, बिल बनाया और किसी को दे दिया। तुमने ऐसे ना लाखों की बोतल बेच दी। इस बात को 10 साल हो गए हैं। तुमने सरकार के नाम पे 10 साल पहले 3 लाख रुपए ले लिए थे टैक्स के नाम पे खाली। तो क्या 10 साल बाद भी सरकार आके तुम्हें कह सकती है कि तुमने 10 साल पहले हमारे नाम पे पैसा लिया तो हमको वापस दो? आंसर इज़ यस कह सकती है, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा केस नहीं है कि तुमने टैक्स शॉर्ट पेड किया है क्या वो किया। ये तो वो पैसा है जो श्योर तुमने गवर्नमेंट के नाम पे लिया, तो दे ना लिया तो, ठीक है? इसलिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इसका। और पता है इसका रीज़न भी है टाइम लिमिट ना देने का। ऊपर वाले केसेस में बंदे वो थे जो रजिस्टर्ड थे, जो डीलिंग कर रहे थे, जो रिटर्न्स भर रहे थे, बट कम टैक्स भर रहे थे, कम चीज़ें कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट के पास कुछ तो पेपर था वर्किंग करके ढूंढने के लिए गलतियाँ क्या है, फ्रॉड क्या है। यहाँ के पास कुछ है ही नहीं बेचारों के पास, तो कैसे बेचारे करेंगे? तो क्या बोला, आराम से सरकार जब जागो तब सवेरा। कौन सी बात कर रहा हूँ? ये नोटिस है। क्या मैंने SCN बोला? नहीं, दिस इज सादा वाला नोटिस। पूरे चैप्टर में जहाँ पे जब तक मैं SCN ना बोलूँ SCN एज्यूम मत करना, ठीक है? ओके अब आया SCN, ठीक है? पहले जाएगा सादा नोटिस जो कभी भी जा सकता है। फिर where any amount is required to be paid to the government under subsection so and so and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to a show cause as to why the said amount as specified in the notice should not be paid by him, ठीक है? नोटिस कभी भी इशू कर सकता है एंड अगर उसको लगेगा तो वो SCN भी इशू कर सकता है। ये विल डिटरमाइन कि कितना अमाउंट ड्यू बनता है, उसको भेज देंगे हिसाब किताब करके। इंटरेस्ट पेबल ऑन दी अमाउंट, सीधी सी बात है, अगर कुछ साल बीत गए हैं तो साथ में सरकार ब्याज भी लेगी और फिर आपको ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा। बौखने का मौका आपको देना ही पड़ेगा, जैसे ही SCN इशू होगा वैसे। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। एक काम करो, इस सेक्शन के दिन आप इसको एक ही कर दो, लेट अस मेक इट नोटिस नहीं, इसको SCN ही कर दो, ठीक है? इस सेक्शन के लिए कीप इट SCN ओनली एंड नॉट नोटिस।
सादा नोटिस नहीं है, SCN नहीं, और SCN हम कभी भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। चाहो तो मैं इसको आई कैन राइट इट नीचे भी, नहीं बट यहाँ से कॉपी नहीं होगा ये। लेट मी ट्राई। ठीक है, तो ध्यान रहे, नोटिस कभी भी भेज सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं ध्यान से, यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। टाइम लिमिट क्या है ऑफ ऑर्डर इशू? देखो ध्यान देना, SCN कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन SCN भेजने के 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर इशू नहीं किया 1 साल में तो फिर भूल जाओ भाई। ठीक है, और अगर किसी कोर्ट वर्ड में केस चला गया तो फिर वो पीरियड काउंट नहीं करेंगे। ऑर्डर मस्ट बी अगेन एज यूजुअल स्पीकिंग ऑर्डर गिविंग ऑल द डिटेल्स। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 73(1). कोई अगर अमाउंट ऐसा है सरकार से ड्यू बनता है, या तो कोई पैसा है जो सरकार से आपको लेना बनता है, वो पैसा सरकार काट लेगी अपने आप ही वहाँ से, तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन सेंस। देखो नेक्स्ट बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, और ये बहुत छोटा पॉइंट है, मगर जब काम करते हैं तो दिक्कत आती है और फंस जाते हैं। क्या है? टैक्स wrongfully कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये क्या है, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। या तो आपको पेमेंट करना था CGST, SGST या UTGST, यानी कि मैं बोलूँगा शॉर्ट में CSAIU, और आपने I भर दिया, यानी कि IGST, या फिर आपको IGST पेमेंट करना था, आपने क्या कर दिया, CSAIU भर दिया। तो दोनों ही केस में सिंपल फंडा है। फर्स्ट केस लेते हैं, क्या किया आपने, CSAIU भर दिया, I भरने की जगह पे भरना I था, क्या भर दिया CSAIU। क्या करेंगे, I भरना था ना, अब I भर दो, और जो CS और U है वो रिफंड ले लो। सपोज करो सर ये गलतियां होती कैसी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज अपन मुंबई में रहते हैं, मुंबई में एक एरिया है शिप्स करके। अब वो जो एरिया है वो SEZ है। जब हम मुंबई से ही मुंबई के अंदर SEZ में माल बेच रहे हैं, हमें क्या लगाना चाहिए, IGST लगाना चाहिए बिल के अंदर, बिकॉज SEZ एक अलग एरिया काउंट किया जाता है जिसको हम एक्सपोर्ट मानते हैं। लेकिन मेरे को इतना नॉलेज नहीं था बीइंग अ सप्लायर, तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से सोचा कि सेम स्टेट का है, तो मैंने S और C लगा के S और C भर दिया सरकार को। मैंने बिल बना दिया S और C का और भर दिया सरकार को, और मेरे को 6 महीने बाद मालूम पड़ रहा है शिट यार, मतलब वो जो बंदा है उसने क्या किया, उस लेक्चर देखा निखिल सर का, तो उसको 6 मंथ्स बाद क्या मालूम पड़ा, शिट मैन, वो जो C और S भर दिया ना, वो C और S नहीं, वो तो I भरना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे I भरना पड़ेगा। अब जब मैं I भरूँगा तो क्या सरकार बोल सकती है कि तुमने 6 महीना लेट I भरा है तो एक काम को इसका ब्याज दे? नहीं, क्योंकि मैंने टैक्स की चोरी थोड़ी की है, टैक्स तो मैंने भरा ही था ना, गलती से कुछ और भर दिया। तो इस केस में आपको I भरने का मौका मिलेगा बिना किसी इंटरेस्ट पेनल्टी के, और जो C और S भर दिया वो आप रिफंड ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम वाइस वर्सा किसके लिए है, उल्टे केस के लिए, जहाँ पे हमने IGST भर दिया, हमें भरना क्या था C, S और U, सेम कहानी वहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है रिकवरी प्रोसीडिंग्स। ये मस्त है एकदम, एकदम चौकस। इधर देखो, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, जो हमने ऊपर सीखा था ना ऑर्डर, कौन से ऑर्डर, 73 के ऑर्डर, 74 के ऑर्डर, या जो सरकार का आपने जो पैसा ले लिया वापस दिया नहीं वो ऑर्डर, किसी भी केस में जो ऑर्डर आपको मिल जाता है, वहाँ से विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर आपको पेमेंट करना होगा। 3 महीने का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। सर नहीं किया तो, अगर फेल हो गए तो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ली जाएगी उसी इंसान के अगेंस्ट। सर रिकवरी प्रोसीडिंग क्या है? अब बातें लेटरों में और चिट्ठियों में और बातों से नहीं होगी,
अब बातें एक्शन से होगी, अब डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, वसूली करेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर, हाँ वो ऑफिसर जब उसको लगता है ऐसा, ध्यान देखना, जब ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये चोर है, ये विजय माल्या है, ये भाग जाएगा देश को छोड़ के, 3 महीना दिया ना इसको, तो 3 महीने में देश छोड़ के भाग जाएगा ये, तो वहाँ पे ऑफिसर कम पीरियड भी दे सकता है। एग्जाम्पल, ऑफिसर बोल सकता है नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर तेरे को दे दिया मैंने, विद इन अ मंथ पेमेंट कर, तो विद इन अ मंथ पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने से ऊपर देने का टाइम ऑफिसर के पास नहीं है। ऑफिसर कैन नॉट से पे मी इन 4 months ना, 3 months के अंदर मैक्सिमम पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है इतना? ओके, रिकवरी ऑफ टैक्स, ये और मज़ेदार पॉइंट है। रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड, वो तो ठीक है, और रिकवरी ऑफ टैक्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सनस। याद है डिस्टिंक्ट पर्सन क्या था भाई? मेरे ही पैन के डिफरेंट दूसरे रजिस्ट्रेशन, समझो मैंने महाराष्ट्र नंबर पर कांड किया हुआ है, जो मेरा महाराष्ट्र का ऑफिस, जो मेरा महाराष्ट्र ऑफिस में क्या किया, मैंने वहाँ पर कांड करके रखा है। मेरे को नोटिस आया महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट से कि भाई तूने कांड कर रखा है, तेरा 25 लाख का टैक्स बनता है। मैं तो भर नहीं रहा, मेरे पास है नहीं, 3 महीना बीत गया। तो डिपार्टमेंट जो मेरे बाकी ब्रांचेस है ना रजिस्ट्रेशन के, मेरा गुजरात में एक ऑफिस है, राजस्थान में एक ऑफिस है, उन सब से भी वसूली कर सकता है टैक्स का। इसका मतलब ये हो सकता है गुजरात का जो मेरा ब्रांच है ना, वो कभी टैक्स भरता नहीं, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, वो तो सिर्फ रिफंड मांगता होगा टैक्स का। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो वहाँ पे टैक्स का उसको रिफंड बनता है उसको रिफंड नहीं देगा, और वो पैसा हमें लाइब्रेरी से एडजस्ट कर देगा हर बार। मतलब ये सब पावर गवर्नमेंट के पास है, ताकि हम इंडियंस कुछ कांड ना कर सकें। एक सेकंड, चार्जिंग का समय हो गया है। ओके, मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, सेक्शन 79(1). अब देखो 3 महीना बीत गया है, तुम तो दे नहीं रहे, अब देखो वसूली कैसे होता है। ये देखो क्या लिखा मैंने इधर, एकदम भारी सेक्शन, भारी एकदम भारी, सीधा अटैक अब तुम्हारे ऊपर गए तुम। अब कैसे, देखो ये क्या लिखा है, 1 or more of the following, सारे के सारे एक साथ भी कर सकता है वो, ये इधर और का ऑप्शन नहीं है, सब भी कर सकता है, एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। देखो क्या करेगा, पहला रिकवरी बाय रिडक्शन फ्रॉम मनी ओव्ड। हो सकता है मैंने कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर का रिफंड एप्लीकेशन करके रखा हो कुछ लाखों रुपए का, तो जैसे ही मेरे खिलाफ कुछ खबर मिलेगी, जो ऑर्डर पास होगा, 3 महीना बीत गया नहीं दिया, तो ऑफिसर जो मेरा रिफंड बनता था उसमें से पैसा काट लेगा। अगर वहाँ से मेरा काम नहीं बना, कम पड़ गया पैसा ऑफिसर को, और भी रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स अंडर कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। देखो जैसे ही सब कांड हुआ, ऑफिसर मेरे ऑफिस में आ गया होगा, मेरे सब गुड्स गोडाउन सब सीज कर लिया होगा, सब सील कर लिया होगा, 3 महीना हो गया मैं पेमेंट नहीं किया पेमेंट, तो क्या करेगा ऑफिसर, नीलाम कर देगा, वो गुड्स को बेच देगा, और वहाँ से जो पैसा आएगा वहाँ से रिकवरी कर लेगा। देखो मजा आएगा एकदम, तुमको पूरा दिखाई बना देगा सरकार। देखना नेक्स्ट क्या है, गार्निशिंग प्रोसीडिंग, तो वो और भी गंदा, रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन। पता है क्या है, जैसे सपोज मैं चोर निकला, मैं टैक्स नहीं भर रहा गवर्नमेंट को, ऑर्डर आएगा, 3 महीना बीत गया, अब जो मेरा बैलेंस शीट है उसमें आई हैव सम डेटर्स जिससे मुझे लेना बाकी है पैसा। अब क्या करेंगे ऑफिसर्स विल टेक माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद देम, ऑफ कोर्स दे विल सी, हाँ ये 10 डेटर्स से इतना पैसा लेना बाकी है इसका। तो डिपार्टमेंट के पास पावर है अंडर सेक्शन 79 कि वो मेरे सब डेटर्स को एक लेटर भेज देंगे कि इस बंदे का जो भी पैसा बनता है, ये पैसा तुम उसको नहीं दोगे, ये पैसा सीधा हमको दोगे। हम कौन है, हम हैं जीएसटी ऑफिसर्स, सीधा पैसा गवर्नमेंट को दोगे। क्या अब वो बंदा ऑब्जेक्शन ले सकता है, नहीं मैं तो इसी को दूंगा? नहीं ले सकता, भाई कानून ने बोला है तेरे को भरना पड़ेगा। अच्छा सर, उसके बाद भी अगर वो डेटर ने पैसा डिपार्टमेंट को ना दे के आपको दिया, तो अगर डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा कि उनके चिट्ठी भेजने के बाद भी तुमने पैसा उनको ना दे के पैसा सीधा मुझे दे दिया, तो अब सरकार मुझसे पैसा वसूली नहीं करेगी उस रिस्पेक्ट में जितना,
वो जो डेटर जिसने मुझे दे दिया जितना पैसा ना, गवर्नमेंट बोलेगी अब तू भर वो पैसा, हमको भर, उसको दे दिया ना, ठीक है अब हमको भी दे, ऐसा लिखा है कानून में। फॉर एग्जाम्पल पूरे पैसा नहीं मांगेगा उससे। एग्जाम्पल डेटर है जिसको 5 लाख देना था मुझे, डिपार्टमेंट ने तो मुझसे 50 लाख का डिमांड रेज किया हुआ था, तो ऑफिसर ने क्या कहा था उसको, ऑफिसर ने कि भाई तू उसको 5 लाख नहीं देगा, ठीक है। अब उसने मुझे 3 लाख दे दिए, गलती से कैसे भी दे दिए, तो वो 3 लाख को लेके अब डिपार्टमेंट डेटर के पास उसकी कदम पकड़ेगा, 3 लाख तू ही देगा अब तो हमको, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, जो मेरे बैंक के अकाउंट से डिपार्टमेंट उनको भी चिट्ठी भेज सकता है, इसका जो अकाउंट है ना बैंक का, सब फ्रीज़ कर दो सर, उसके अकाउंट में तो बहुत पैसा पड़ा है, सब फ्रीज़ कर दो, आज के बाद एक पैसा उसको देना नहीं, और जब हमारा मन करेगा, हमारा हिसाब किताब चल रहा है टैक्स का, जब मन करेगा हम आपको कह देंगे इतना पैसा हमको दो, पैसा सीधा हमको दे देना, और बैंक को इनकी बात माननी होगी बिकॉज सेक्शन में लिख दिया गया है। ये देखो, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या वहाँ पे वॉल्यूम का, शायद नहीं ना, ठीक, कुछ आए तो बताना बीच में, ठीक है, क्योंकि बाहर कुछ चल रहा है। ओके देखो, ख़तरनाक एकदम, मैं लिखा है बाबर है। इन केस द पर्सन टू हुम नोटिस इज इशूड देयर फेल्स टू मेक द पेमेंट इन परसेंटेज ऑफ द गवर्नमेंट, ही शैल बी डीम्ड टू बी डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट रिस्पेक्ट। जो मैंने बताया ना अभी अभी, वो 3 लाख उससे लेंगे, वो यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में डेटर से। अच्छा, अभी तक इनके तरीके ख़त्म नहीं हुए हथकंडे, देखो और क्या हथकंडे इनके। रिकवरी बाय सेल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं, आपकी जो जायदाद है, आपकी जो ज़मीन है, वो सारी भी बेच देंगे, हमको तो टैक्स चाहिए, हमको सब कुछ बेच देंगे तेरा हम तो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। अब ये आपको कॉमन सेंस वाला बात है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब तो इंस्टेंटली सिर्फ ऑर्डर अफिक्स कर देंगे, कोई इसको बेच नहीं सकता, और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सीधा सीज कर देंगे और कस्टडी में ले लेंगे। ये जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा, इसका स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कौन भरेगा, जो ट्रांसफ़र होगा वो भरेगा, ठीक है। वेर एनी क्लेम इज प्रीफर्ड और एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड विद रिगार्ड टू द अटैचमेंट और डिस्ट्रेंट of any property by a person claiming that he had some interest was in possession of the said property, proper officer investigate, ठीक है। देखो जैसे ही उन्होंने मेरा प्रॉपर्टी सीज किया, एग्जाम्पल समझो, मैं ही वो चोर था, मेरे नाम पे एक फ्लैट था, डिपार्टमेंट ने वो फ्लैट सीज कर लिया, कब्जे में ले लिया, और अब डिपार्टमेंट ऑक्शन कर रहा है। ऑक्शन करने जा रहा था, इतने में माई स्मॉल ब्रदर केम, my younger brother came into picture and he said to department, सर आप कैसे बेच सकते हो वो प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, शायद आपने एग्रीमेंट ध्यान से नहीं देखा, ये प्रॉपर्टी लिया था 2 करोड़ रुपए का, जिसमें से 1 करोड़ मैंने दिए थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो सर मैं सिर्फ नाम नहीं लिखा है, मैंने पैसे दिए थे, मेरे पास सबूत है, मेरा भी हिस्सा है उसमें, यू कैन नॉट सेल इट लाइक दैट। ऐसे केस में डिपार्टमेंट, जो मैंने कहा, जो मेरे भाई ने कहा, जब तक उसको इन्वेस्टिगेट करके चेक नहीं कर लेता कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तब तक उसको पोस्टपोन करना होगा, तब तक उसको नहीं बेच सकता, ठीक है। अच्छा, ये जो पैसा डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी बेच के आएगा, वो पैसा डिपार्टमेंट किस ऑर्डर में यूज़ करेगा। सबसे पहले ये जो बेचम बाची का जो एडमिन कॉस्ट हुआ ना, वो उसमें से ले लेंगे। उसके बाद जो रिकवर्ड है, नेक्स्ट दी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द अमाउंट टू बी रिकवर्ड, जितना पैसा रिकवरी करना था, जो उनका टैक्स वैक्स था, वो ले लेंगे। उसके बाद जो CS और I के अगेंस्ट जो इनका टैक्सेस बनते थे, इंटरेस्ट भरते थे, वो सब ले लेंगे। और उसके बाद भी कुछ चंद कौड़ी बच गई तो डिफॉल्टर को रिटर्न दे देंगे, भाई ले हमारा तो इतना ही था, बाकी तू ले ले, तेरा नहीं चाहिए हमको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। तो कितने भले लोग हैं, देखो ये देखो मस्त लग रहा है मुझे, कभी MCQ में मिल जाए तुमको तो। नो सच सेल विल टेक प्लेस ऑन संडेज और अदर जनरल हॉलीडेज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। देखो दे हैव नॉट मेंशन पब्लिक हॉलीडे खाली, दे मेंशन संडेज ऑल्सो,
ठीक है। इन कंपनीज एक्ट संडे इज नॉट पब्लिक हॉलीडे, पर यहाँ पे संडे या अदर जनरल हॉलीडे दोनों भी दिन सेल नहीं हो सकता। प्रॉपर ऑफिसर में सीक असिस्टेंस फ्रॉम जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन। सीधी सी बात है ना, ऑफिसर तो पिक्चर ऑफिस में बैठता है, कहाँ उसमें ताकत होती है इतनी, तो वो चाहे तो पुलिस स्टेशन से भी हेल्प ले सकता है, ठीक है इतना। अच्छा, ये आपने इनकम टैक्स में पढ़ रखा है। अगर ऊपर दी हुई बातों से भी पेट नहीं भरा, रिकवरी एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है सीधा वहाँ पे दे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स बना के डॉक्यूमेंट दे देंगे वहाँ पे, कलेक्टर साहब लैंड रेवेन्यू का जो एरियाज होता है उसके हिसाब से वसूली करो और हमको पैसा ला के दो। तो फिर ये काम कलेक्टर करेगा, पैसा लाने वाला काम। अच्छा, और क्या, रिकवरी एज फाइन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट। अगर उससे भी काम नहीं बना, ऑफिसर क्या करेगा, देखो यहाँ पे लिखा है मे, हाँ मे फाइल एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट होगा ना उसके जुरिस्डिक्शन में, उसको दे देगा एप्लीकेशन फाइल करके कि साहब मेरे से वसूली नहीं हो पा रही है, मैंने बहुत कोशिश किया सर, बहुत सेक्शन फेंके ऐसे के मुंह के ऊपर, बट नहीं हो पा रही वसूली, आप करके। तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट वसूली करेगा, और उसका मतलब ये है मजिस्ट्रेट विल वसूलोफाई एज इफ दिस वाज हिज डिमांड। और मजिस्ट्रेट के पास तो नॉर्मल कोर्ट के पावर्स होते हैं, तो वो सारे और भी पावर्स मिल जाएंगे काम करने के। समझ रहे हो तुम कैसा कैसा पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे भी पेट नहीं भरा, इससे भी पेट नहीं भरा, तो हम सिविल कोर्ट चले जाएंगे। देखा, where any amount is payable to the defaulter in the execution of decree of a civil court for the payment of money or for the sale in the enforcement of mortgage, proper officer shall send a request to the said court, and the court shall, subject to provisions of the code of CPC, execute the attached decree and credit the net proceeds of settlement of the amount। देखो सिंपल है, अगर केस चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया, इन शॉर्ट कोई कोर्ट वोर्ट तक पहुँच गया, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया होगा। अब जैसे कोर्ट ऑर्डर इशू करता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बात मान लेता है कोर्ट के ऑर्डर की, कई बार ढीठ होते हैं लोग, नहीं मानते हैं, तो हमें जाके दोबारा कहना पड़ता है साहब नहीं माना, तो वहाँ पे क्या करेगा, अब वहाँ पे फिर कोर्ट खुद अपनी कार्रवाई करता है, पुलिस भेजता है, घर वर खाली करवाता है और बेचवाता है। तो बोला उस केस में सर आप हेल्प करके दो और पैसा निकलवा के दो। नेक्स्ट क्या है, अभी तक भी नहीं पेट भरा, तो रिकवरी फ्रॉम श्योरिटी। ये बिल्कुल वैसा है, पता है जब बैंक में लोन लेते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं गिव अस 2 गारंटर्स, तो ये श्योरिटी कौन है, वही गारंटर। अगर तुमने पैसा नहीं भरा तो तुम्हारे वो जो गारंटर लोग हैं ना, वो पैसा देंगे, हम पैसा तो लेके रहेंगे। रिकवरी फ्रॉम कंपनी लिक्विडेशन। अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है तो लिक्विडेटर को बता देगा डिपार्टमेंट कि जहाँ पे भी हमारा ऑर्डर आता है, पेमेंट का ऑर्डर आता है लिक्विडेशन में, वहाँ पे हमको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे और हमको पैसा दे दोगे, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से। Where amount recovered under subsection 3 is less than the amount due to the central government, the state government, the amount to be created shall be in the proportion of the amount due to each such government। अरे सिंपल सा लॉजिक है, देखो C, S और I सब भरना होता है। मान के चलो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भरना है, पूरा वसूली हो ही नहीं पाया, अरे उसको नंगा कर दिया पूरा, उसका घर बार सब कुछ बेच डाला, गाड़ी बंगला सब बेच दिया, तो भी वसूली नहीं हुआ टैक्स का, कुछ तो बच गया। तो जितना वसूली हुआ वो गवर्नमेंट्स कैसे बांटेंगे आपस में, तो जितना उनका लायबिलिटी था उसके रेशो में बांट लेंगे उस पैसे को। तो क्या समझाने के लिए इसमें, ये देखो EMI स्कीम गवर्नमेंट का, इधर भी EMI मिलता है मस्त एकदम। ये तो जब कैसे मिलता है EMI, सपोज करो आपको ऑर्डर इशू किया और अभी आप जाके आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा अमाउंट है, एक साथ कैसे भरूंगा, तो आप जाके कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, साहब बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं भर पाऊँगा, एक साथ प्लीज़ इंस्टॉलमेंट दे दो। तो कमिश्नर में उसको लगता है कि हाँ बंदा भाग के नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम 24 महीने तक का, 24 महीने का देगा ज़रूरी है क्या, नहीं, 24 महीने तक का दे सकता है। कैन ऑल्सो गिव 12 months, 6 months, 9 months, वॉट एवर ही मे फील गुड। 24 months से ऊपर नहीं दे सकता।
ये बात याद रहे, अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, अगर आपने एक भी ईएमआई बाउंस कर दिया तो आपकी बची हुई सब ईएमआई कैंसिल हो जाएगी और इमीडिएटली आपको जितना अमाउंट ड्यू है आपको पूरा अमाउंट आज का आज भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रहे, चलो आगे बताता हूँ वो बात भी। फैसिलिटी ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट नॉट अलाउड इन सर्टन केसेस। कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे ईएमआई नहीं मिलेगा। पहला केस कौन सा है? द टैक्सेबल पर्सन इज ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट अंडर एनी जीएसटी एक्ट और एनी ऑफ द स्टेट एक्ट फॉर विच द रिकवरी प्रोसेस इज ऑन। भाई तुमने जब टैक्स नहीं भरा, हमने रिकवरी स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे घर बार बेच रहे ऑलरेडी हम तो। जब तुम्हारे घर बार बेच ही रहे हैं तो फिर तुम्हें क्यों ईएमआई दे रहे हम लोग? मेक सेंस? तो ईएमआई तब नहीं दे सकते। या फिर taxable person has not been allowed to make payment in installment in the preceding financial year under the act। या भाई पिछले साल ही कुछ तो कांड हुआ होगा, हमने तब तुमको अलाउ नहीं किया ना, अभी भी अलाउ नहीं करेंगे। एक बात और याद है, 25,000 से कम का डिमांड हुआ तो भीख मांगने मत आना, ईएमआई का नहीं मिलेगा। समझा क्या यहाँ तक? पक्का? नींद आ रहा है क्या? बस कुछ देर की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी हम हैं ओके। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में अगर जो सप्लायर है उसने कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया तो वो वॉइड मान ली जाएगी। वो कौन से केसेस हैं? देखो एकदम सिंपल बताता हूँ। अगर आपने कुछ ही टाइम पहले, कुछ समय पहले आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र की है सरकार को फ्रॉड करने के लिए, चूना लगाने के लिए, या आपको मालूम पड़ गया कि आपके खिलाफ रिकवरी आने वाली है, तो आपने फटाफट ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी सस्ते भाव में। प्रॉपर्टी था आपको 2 करोड़ रुपए का, आपने किसी को बेच दिया 2 लाख रुपए के अंदर। ऐसा जो भी आपको केसेस मिलेगा सरकार को, तो गवर्नमेंट चाहे यानी कि ऑफिसर्स चाहे तो उस सेल को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। और उस केस में जब डिक्लेयर वॉइड कर देंगे तो वो जो सेल एग्रीमेंट था वही वॉइड बन जाएगा, मतलब सेल हुआ ही नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी सरकार ले सकती है अपने कब्जे में। लेकिन अगर आपने जो बेचा है वो मार्केट रेट पे बेचा है, प्रॉपर रेट पे बेचा है, तो इन दैट केस वो वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे, एग्रीमेंट को वैलिड रहने देंगे। लेकिन वो जो पैसा आपको बेच के आया है वो आपने क्या किया, वो पैसा आपसे वसूली करने लग जाएंगे। ठीक है। अंडर एनी केस अगर कोई बोनाफाइड जेन्यून पर्सन है जिसने आपसे वो माल खरीदा है, जो कनेक्टेड नहीं है आपके किसी फ्रॉड के अंदर, अगर उसको जेन्यूनली वो प्रॉपर्टी मिली है, ऑफिसर्स विल इन्वेस्टिगेट इफ इज ए जेन्यून बायर, तो इन दैट, और उसको पता नहीं था कि कुछ केस चल रहा है उसके खिलाफ, तो फिर उसके राइट नहीं छीने जाएंगे और बजाई जाएगी सिर्फ टैक्स पेयर की। टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब आप आईबीसी वगैरह में जिसमें भी आपका वो बंद हो रहा होगा कंपनी, तो पहला चार्ज जो भी आपके ऑर्डर में आएगा, पहला चार्ज गवर्नमेंट का आएगा वो ऑर्डर के हिसाब से। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। अगर किसी केस में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये बंदा भाग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसको 3 महीने का टाइम दे तब तक भाग जाएगा, तो वो चाहे तो प्रोविजनली अटैच कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को। और ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है ये ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और ऑर्डर के 1 ईयर से ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक बात और ध्यान रहे, जो भी प्रॉपर्टी अटैच किया अगर वो पेरिशेबल नेचर का या अफीम या फिर वो क्या बोलते हैं आरडेक्स वारडेक्स है, बम का कुछ है, कोई फटफट क्या करेंगे, तो वहाँ पे क्या बोला, उस केस में बोला कि अमाउंट इक्विवेलेंट टू द मार्केट प्राइस या फिर अमाउंट दैट इज़ और मे बिकम पेएबल बाय द टैक्सेबल पर्सन विच एवर इज़ लोअर। भाई या तो मार्केट प्राइस कितना है वो ले लो, या जो टैक्स इंटरेस्ट बनता है वो ले लो, विच एवर इज़ लोअर वो लेके छूट सकता है वो माल, और वो माल आपको मिल जाएगा। अच्छा ये ध्यान और बात रहे, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज अटैच में, प्रॉपर्टी जैसे अटैच हुआ ना में विद इन 7 days ऑफ द अटैचमेंट फाइल एन ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द प्रॉपर्टी अटैच
वॉज और नॉट लाइबल टू अटैचमेंट। अरे सिंपल सी कहानी है ना भाई, अटैच कर दिया भाई गवर्नमेंट ने आगे, अब मेरे को 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया ना तो चुप बैठने का ऑर्डर आने तक। अटैचमेंट ऑफ डेट्स एंड शेयर्स, ऐसे ही मैं इनको भी अटैच कर सकता हूँ। और मतलब तुम समझ लो कि ऑफिसर के पास जो पावर है ना, एकदम भारी पावर है, भारी। ये देखो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट्स और पब्लिक ऑफिसर। कई बार क्या होता है, मेरा कोई और केस चल रहा था जहाँ प्रॉपर्टी किसके पास है, फिलहाल कोर्ट के पास प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट को भी बोल सकते हैं कि कोर्ट जितना बनता है ना आपका अपना ले लेना, फिर वो प्रॉपर्टी हमको देना, उसको मत देना। अटैचमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप, मैं किसी फर्म में पार्टनर था और फर्म में मेरा 30% का शेयर था, तो वो जो इंटरेस्ट 30% मेरा शेयर था ना, उतना हिस्सा का भी वो ऑफिसर अटैच कर सकता है कि क्या बोलेगा वो फर्म को, जो इसका प्रॉफिट रहेगा ना उसको मत देना, मेरे को देना। तुम समझ रहे हो मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है गवर्नमेंट के पास। कॉन्टिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स, अब ये क्या है, ये मैं से ऐसे ही समझ लो भाई। देखो सपोज करो अगर मैं सेक्शन 74 की फ्रॉड की बात करता हूँ, सपोज मैंने एक्स्ट्रा रिफंड लिया, और मैंने एक्स्ट्रा रिफंड कैसे लिया, मैंने एप्लीकेशन फाइल किया और वहाँ पे सपोज मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा कौन सा ऑफिसर ऐसा है जो एप्लीकेशन पे DSC मार के रिफ़ंड प्रोसेस करता है। मैंने पता किया वो कौन है अपने अनवांटेड मीन्स से। जैसे ही मालूम पड़ा, रिफ़ंड एप्लीकेशन डाला, ऑफिसर के घर पहुँच गया, उसके इधर गन रखा, मेरा रिफ़ंड प्रोसेस कर, नहीं तो तेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है आज। ऐसा करके मैंने इस तरीके से मैंने रिफ़ंड ले लिया। अब वो रिफ़ंड का जो फ्रॉड से रिफ़ंड लिया वो तो 74 में जो होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस करना, किसी पे इस तरह से गन रखना, ये जुर्म है, दिस इज़ क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो पेनल्टीज़ आपने ऊपर पड़ी है वो तो GST लॉ की पेनल्टी, वो तो आपको देनी ही देनी है। लेकिन इसके अलावा जो वो CRPC के अंदर या IPC के अंदर जो धाराएं हैं वो भी आप पे लगेंगी। अगर उनमें जेल यात्रा है तो वो भी आपको मिलेगी, उनकी पेनल्टी अलग। ऐसा वहाँ जाके नहीं बोलने का कोर्ट में, सर मैं तो GST की पेनल्टी देख के आया। बोला है GST पेनल्टी चिंदी था, तू क्या किया, किसी के माथे पे गन रखा, तू पागल आदमी है बेटा, तू तो गया। जैसे ही तेरे को ऑफिसर छोड़ेंगे ना, वहाँ से ऑफिसर लोग, हम तेरे को पकड़ लेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर विच वॉज नोन एज डिमांड एंड रिकवरी। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। हमने ट्राई किया है कि हम लाइव एग्जाम्पल साथ में डिस्कस कर सकें और बहुत तरीके से शिद्दत से पढ़ सकें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसी के साथ हम चलते हैं आज इस लेक्चर से बाहर। मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्द अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।